नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले पदों के बारे में। आखिर कौन कौन से पदों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन से पदों पर और किन किन डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति मिलती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा के अंतर्गत कितनी तरह की पोस्ट होती हैं। दोस्तों, बेसिकली सामान्यतया हम अगर सिविल सेवा की बात करते हैं तो कुछ लोकप्रिय पदों के बारे में हमें जानकारी होती है, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है। इनके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तहत ही उन पदों पर भर्ती की जाती है। जो रैंक बहुत ज़्यादा रैंक आती है उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है, और कम रैंक आती है यानी कि आप हायर रैंक पर आते हैं तो रैंक के हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये कुछ जो लोकप्रिय पोस्ट हैं यहाँ पर आपको नियुक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुल मिलाकर 23 विभिन्न तरह की सिविल सेवा के पद भरे जाते हैं। लाखों उम्मीदवारों में से केवल कुछ हज़ार छात्र इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। हालांकि 23 तरह की सिविल सेवा की पोस्ट हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस है। सफल उम्मीदवारों को सेवाओं का आवंटन परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग पर निर्भर करता है। एक उम्मीदवार को एक सेवा आवंटित होने के बाद उसे कुछ मामलों को छोड़कर एक विशेष सेवा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जहां पर किसी अन्य सेवा में दूसरे विभाग में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूपीएससी में कौन कौन से पदों के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। तो पहली है आपकी अखिल भारतीय सिविल सेवा, जिसके अंतर्गत आपकी आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा और आईएफओएस यानी भारतीय वन सेवा। ध्यान रखें मित्रों, ये आईएफएस नहीं है, ये आईएफओएस है, भारतीय वन सेवा है। इसके बाद में जो दूसरा आपका ग्रुप है, ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत आपकी आईएफएस आती है यानी भारतीय विदेश सेवा, आईएएएस यानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल सेवा, सिविल लेखा सेवा आईसीएएस, इसके अलावा भारतीय कोऑपरेट विधि सेवा आईसीएलएस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा आईडीएएस, भारतीय रक्षा संपदा सेवा आईडीईएस, भारतीय सूचना सेवा आईआईएस, भारतीय आयुध कारखाना सिविल सर्विसेज आईओएफएस, भारतीय संचार वित्त सेवाएं आईसीएफएस, भारतीय डाक सेवा आईपीओएस, भारतीय रेलवे से लेखा सेवा आईआरएएस, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा आईआरपीएस, भारतीय रेल यातायात सेवा आईआरटीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय व्यापार सेवा आईटीएस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। ये सारी सेवाएं ग्रुप बी में शामिल होती है। ग्रुप ए में शामिल होती है। ग्रुप बी की जो सिविल सर्विसेज है उसमें सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सर्विसेज, DANICS, डेन आईसीएस, डेन आईपीएस, पांडिचेरी सिविल सर्विसेज, पांडिचेरी पुलिस सेवा। ये डेन आईसीएस और डेन आईपीएस क्या है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। ये जो दादर नागर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनकी सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज है। आगे बात करते हैं हम डिटेल में। अखिल भारतीय सेवाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में से एक है। 3 जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें से एक है। आईएएस जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकारों का स्थायी एक पद है, या ये कह सकते हैं कि एक जॉब है।
आईएएस कैडर सरकारी नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भारत की एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा है। आईएएस प्रोबेशनर्स जो है लफ्सना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सभी इच्छुक उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय सिविल सेवा है। अगली सेवा की अगर बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस। भारतीय पुलिस सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है। आईपीएस अधिकारी पुलिस सेवा में वरिष्ठ पदों पर रहते हैं। आईपीएस अधिकारी रॉ, आईबी, सीबीआई आदि में भी वरिष्ठ पदों पर रहते हैं। अगली जो अखिल भारतीय सर्विस है भारतीय वन सेवा आईओएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। केंद्र सरकार के साथ सेवारत आईओएफएस अधिकारियों का उच्चतम पदनाम महानिदेशक यानी कि डीजी होता है। राज्य सरकार के लिए सेवारत आईओएफएस अधिकारियों का सर्वोच्च पदनाम जो है प्रधान मुख्य वन रक्षक होता है। इसी तरीके से भारतीय वन सेवा समग्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईओएफएस अधिकारियों को खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ जैसे कई संगठनों में काम करने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज के बारे में, जिनमें सबसे पहली आती है आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। आईएएस और आईएफएस दोनों अधिकारियों की यहाँ पर प्रशिक्षण होता है। फिर नई दिल्ली स्थित विदेशी सेवा संस्थान में वो जाते हैं। ये सबसे लोकप्रिय समूह ए सिविल सेवा है। आईपीएस अधिकारी भारत के विदेश मामलों को संभालते हैं। आईएफएस अधिकारी उच्चायुक्त, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और विदेश सचिव तक बन सकते हैं। आईएफएस में चयनित एक उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए फिर से प्रकट नहीं हो सकता है। यानी कि आप अगर आईएफएस में आपकी जॉब लगती है तो उसके बाद आप सिविल सेवा में वापस अपीयर नहीं हो सकते। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा यानी आईएएएस सबसे लोकप्रिय समूह ए की सिविल सेवाओं में से एक है। वे NAAA यानी कि शिमला में जो स्थित संस्थान है यहाँ पर अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। ये केडर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के अंतर्गत आता है। ये केडर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU की वित्तीय ऑडिटिंग करता है। अगली जो आपकी सेवा है भारतीय सिविल सेवा ICAS, ये केडर समूह ए सिविल सेवा के अंतर्गत आता है। यानी कि समूह ए की जो सिविल सेवा है उसके अंतर्गत आता है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन आपको कार्य करना होता है और इस कैडर के जो अधिकारी है वो प्रमुख लेखा महानियंत्रक के नियंत्रक के अंडर में काम करते हैं। इसके अलावा वे NIFM और NATD में प्रशिक्षित होते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद में जो ग्रुप ए की सिविल सेवा है वह भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा ICLS इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ये समूह जो है समूह ए की सेवा है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करना है। प्रोबेशनरी के लिए प्रशिक्षण हरियाणा के मानेसर स्थित भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान में होता है। ICLS अधिकारियों को कानून, अर्थशास्त्र, वित्त और लेखा पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में आपकी जो अगली सिविल सेवा है भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS, जिसके अंतर्गत ये कैडर जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस कैडर के अधिकारियों को बंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ और पुणे में प्रशिक्षण दिया जाता है। IDAS कैडर के अधिकारी मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन BRO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और आयुध कारखानों की सेवा लेते हैं। इस कैडर का मुख्य उद्देश्य रक्षा खातों का ऑडिट करना भी होता है। ये सेवा नियंत्रक लेखा महानिदेशक CGDSA के नेतृत्व में होती है और ये DRDO, BRO और आयुध कारखानों के प्रमुखों के लिए मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। अगली जो पोस्ट है आपकी भारतीय रक्षा संपदा सेवा IDES। इस कैडर के अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा संपदा संस्थान में होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। इस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य
छावनी और रक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित भूमि का प्रबंधन करना होता है। अगली आपकी सेवा है भारतीय सूचना सेवा IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये समूह ए की सेवा है जो भारत सरकार के मीडिया विंग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस सेवा की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। IIS सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस समूह की भर्ती के लिए भारतीय यानी प्रारंभिक परीक्षण जनसंचार संस्थान में होता है। इस कैडर के अधिकारी DD, PIB, AIR आदि जैसे विभिन्न मीडिया विभागों में काम करते हैं। आपकी अगली सिविल सर्विसेज है भारतीय आयुध कारखाना सेवा IOFS, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। ये भी समूह ए की सिविल सेवा है जो बड़ी संख्या में भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है, जो रक्षा उपकरण, हथियार, गोला बारूद का उत्पादन करती है। ये सेवा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस कैडर के तहत भर्ती किए गए अभ्यर्थी 1 वर्ष 3 महीने की अवधि के लिए नागपुर स्थित नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगली आपकी जो सिविल सेवा है वह भारतीय संचार वित्त सेवा ICFS, द इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। ये ग्रुप ए की सिविल सेवा के तहत आता है। इसमें भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा यानी IP&TFS के रूप में भी इसे जाना जाता है। IP&TFS, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस कैडर के लिए पहले इसे जाना जाता था, अब इसे डायरेक्ट इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज यानी ICFS के रूप में जाना जाता है। इस कैडर के जो भर्ती किए गए उम्मीदवारों को फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त दिया जाता है। इस संवर्ग के जो प्राथमिक उद्देश्य भारतीय डाक और दूरसंचार विभागों को लेखांकन और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है। अगली आपकी सिविल सेवा है भारतीय डाक सेवा IPOS, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ये भी समूह ए की सिविल सेवाओं के अंतर्गत आती है। इस कैडर के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को गाजियाबाद में स्थित रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी यानी RAKNPA में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। IPOS अधिकारियों को इंडिया पोस्ट में उच्च ग्रेड अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जाता है। ये सेवा इंडिया पोस्ट को चलाने के लिए जिम्मेदार है। ये सेवा इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। पारंपरिक डाक सेवाओं, बैंकिंग, ई-कॉमर्स सेवाओं से वृद्धावस्था पेंशन की हानि, मनरेगा मजदूरी आदि का ये प्रबंध करती है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। IRAS अधिकारी भारतीय रेलवे के वित्त और खातों के रखरखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। भर्ती के बाद IRAS के पर्यवेक्षक नागपुर में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स में 2 साल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हैं। उसके बाद वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज और भारतीय रेलवे के निर्माण संगठनों, डिवीज़न निर्माण प्रतिष्ठानों और क्षेत्रीय रेलवे के साथ विशेष प्रशिक्षण संस्थान भी इसके लिए उपलब्ध है। अब भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विसेज। इसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण LB सेना में होता है यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, और वे विभिन्न संस्थान जैसे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी RCVP, जो नौरहा प्रशासन अकादमी है, डॉक्टर मेरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान आदि में प्रशिक्षण करते हैं। अगला प्रशिक्षण वडोदरा में स्थित भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी में होता है। इस कैडर के अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के विहम जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रबंधन है। इसके अलावा भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS, जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है, IRTS ग्रुप ए की सिविल सेवा के अंतर्गत आता है। IRTS के कैडर अधिकारी वडोदरा में स्थित रेलवे स्टाफ कॉलेज और लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। भारतीय रेलवे के राजस्व सृजन की उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है। ये सेवा रेलवे और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। रेलवे और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच का एक सेतु का ये काम करती है। इस सेवा को भारतीय रेलवे के संचालन और वाणिज्य पंखों का प्रबंधन करने के लिए जाना जाता है। भारतीय राजस्व सेवा IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS अधिकारी LB सेना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और आगे का प्रशिक्षण DT में होता है, NATT में होता है, जो नागपुर और नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एक्साइज और नारकोटिक्स में स्थित है। इसके अलावा IRS कैडर वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस कैडर का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को इकट्ठा करना
होता है। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है भारतीय व्यापार सेवा ITS इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ये भी ग्रुप ए की सिविल सेवाओं में से एक है। भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नई दिल्ली में स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्राथमिक लक्ष्य यही है कि इस संवर्ग के जो लोग अधिकारी है वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन करते हैं। इस कैडर के जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये कैडर आता है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार निदेशालय DGFT करता है। अगली आपकी पोस्ट है रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस कैडर का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेल यात्रियों को जो है सबूत यानी कि सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा करना है। RPF रेलवे के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। RPF एक अर्धसैनिक बल है। भर्ती किए गए उम्मीदवारों को लखनऊ स्थित जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगली आपकी जो सिविल सर्विसेज है ग्रुप बी की, इसमें सबसे पहले आती है सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा यानी कि आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। ये सेवा समूह बी की सिविल सेवा के तहत आती है और इनका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों और अंतर सेवा संगठनों को बुनियादी सहायता सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रक्षा सचिव इस संवर्ग का प्रमुख होता है। अगली आपकी सिविल सेवा है डेनिस यानी कि दिल्ली अंडमान और निकोबार आइलैंड यानी लक्षद्वीप दमन और दादर नागर हवेली जितनी यूनियन टेरिटरी है इनकी सिविल सर्विसेज। ये सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक फीडर के रूप में कार्य करती है। पूर्ण रूप से दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। कैडर से अधिकारियों की प्रारंभिक पदस्थापना सहायक कलेक्टर यानी जिला प्रशासन दिल्ली की भूमिका इसमें होती है। इस कैडर के अधिकारी दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। अगली आपकी पोस्ट है डेन IPS यानी कि दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन और दादर नागर हवेली पुलिस सर्विसेज। जो डेन IPS है ये दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप दमन और दादर नागर हवेली पुलिस सेवा के लिए सेवा सर्विसेज है। ये भारत में एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन करती है। अगली आपकी सिविल सर्विसेज है पांडिचेरी सिविल सर्विसेज। पांडिचेरी सिविल सर्विसेज ये कैडर UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। अगली आपकी सर्विसेज है पांडिचेरी पुलिस सेवा, जो कि पांडिचेरी पुलिस सेवा के भर्ती UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा के माध्यम से होती है। ये समूह बी की सिविल सेवा है। उपयुक्त विवरण UPSC 2020 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक पोस्ट के लिए यानी जितनी भी 23 तरह की पोस्ट है इनकी जॉब प्रोफाइल आपको बताएंगे, कितनी सैलरी होती है, क्या क्या आपको काम करना होता है, कहाँ कहाँ आपकी नियुक्ति होती है, इसके अलावा आपको सैलरी कितनी होती है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, इसके अलावा कौन सी पोस्ट सबसे उच्च वरीयता पे होती है और वरीयता का क्रम क्या होता है UPSC की सभी पोस्ट में। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।